Hello everyone. Today we will discuss new chapter that is digestion and absorption. Dear students, आज का चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर्स को हम यहाँ पे आज डील करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम फूड के कंपोनेंट की बात करते हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन किसका होगा? फूड का होगा. तो हमारे बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसके यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, तो आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते हैं. ठीक, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. डियर स्टूडेंट्स, जब मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते हैं यहाँ पे, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं वो चार ही होते हैं, तीन ही होते हैं. ठीक है, डेट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के मेजर कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं. ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाता है कंपोनेंट ऑफ फूड तो आप कहोगे कि जो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं डेट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं. डेट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं. ठीक, देन हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनका हमारे बॉडी में क्या रोल होता है और उनकी क्या क्वांटिटी यूज होती है. ठीक है, तो विटामिन एंड मिनरल आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे विटामिन एंड minerals are also required in small quantities. ठीक है, विटामिन और मिनरल का स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, तो डेट इज कंपोनेंट ऑफ फूड, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड डेट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक, देन हम बात करते हैं वाटर की बात करते हैं. यहाँ पे हमारे बॉडी में वाटर का क्या रोल होता है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम वाटर की बात करते हैं water we take play an important role in metabolic process and also prevent dehydration of body. वाटर क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन प्रोसेस को भी क्या करता है? रोकने का काम करता है. ठीक है, डिहाइड्रेशन को क्या करता है? रोकने का काम करता है. तो वाटर बी टेक play an important role in metabolic process and also prevent dehydration of the body. ठीक है, तो आप कह सकते हैं water we take play an important role, water we take play an important role in metabolic process. ठीक, in metabolic process and also prevents dehydration of body and also prevent dehydration of body. ठीक है ना, and also prevent dehydration of body and also prevent dehydration of body.
यानी कि वाटर जो होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर को भी क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, पानी की कमी नहीं होने देता है। ठीक, देन हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं कि जो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे फूड में यूटिलाइज नहीं होते हैं। किस फॉर्म में? इन देयर ओरिजिनल फॉर्म में। तो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल इन फूड कैन नॉट utilized biomicromolecule in food cannot be utilized by original form। ठीक है ना, cannot utilized by our body in their original form। ठीक है ना, in their original form। So dear students, it is clear okay that कि जो बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, यानी कि बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी जो होती है इनको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं यूटिलाइज करती है। ठीक है ना, इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, उसको हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल इन फूड कैन नॉट यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल पूरा आएगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंटेरियर पोर्शन से लेके एनस तक आएगा और इसके बाद इसी में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाएंगी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, यानी इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम इसको कि इसी में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यह एंटेरियर पोर्शन से शुरू होती है। एंटेरियर पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल का जो माउथ होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि बक्कल कैविटी, इसी बक्कल कैविटी को हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी। ठीक, तो माउथ जो होता है ये एंटेरियर पोर्शन जो होता है इसका एंटेरियर पोर्शन। ठीक, एंटेरियर पोर्शन जो होता है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, एंटेरियर पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट विथ माउथ। ठीक है ना, एंटेरियर पोर्शन माउथ कहाँ से स्टार्ट होगी? माउथ से स्टार्ट होगी। ठीक, माउथ के बाद क्या आएगा? बक्कल कैविटी आएगा, माउथ ओपन। ठीक, इसके अंदर बक्कल कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक, तो इसको आप कहोगे माउथ, देन बक्कल कैविटी और इसी बक्कल कैविटी को हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम लोग खाते हैं तो ओरल फॉर्म में भी यूज करते हैं खाने पीने चीजें को। ठीक है, तो माउथ, देन बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, फिर उसके बाद क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा। ओरल कैविटी बक्कल कैविटी के बाद आगे फेरिंग्स आएगा। ठीक, फेरिंग्स आएगा, देन फेरिंग्स के बाद आएगा एसोफेगस। ठीक, देन फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? आइसोफेगस आएगा, देन आइसोफेगस के आगे क्या आएगा? स्टमक आएगा। क्या आएगा? स्टमक आएगा। स्टमक के आगे क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के आगे क्या आएगा? एनस आएगा। ठीक,
तो डेट इज एलिमेंट्री कैनाल, पाथवे ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, कहां से, इंटीरियर पोर्शन यानी माउथ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी जिसको हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। देन फायरिंग्स, देन आइसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, ठीक है। एनस पे बॉडी से बाहर, ठीक, एनस बॉडी से बाहर, बेस्ट प्रोडक्ट एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। देन तो डेट इज पाथवे ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाथवे ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल फिर से एक बार देख लेते हैं, इंटीरियर पोर्शन में माउथ, देन बक्कल कैविटी यानी ओरल कैविटी, फायरिंग्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड पोर्शन की, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू प्रोसीड करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड आती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड आप जैसे स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या क्या होगा, स्लाइवरी ग्लैंड होगा, लीवर होगा, और क्या होगा, पैंक्रियाज होगा, ठीक। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड आर स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड आर स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज, ठीक। डाइजेस्टिव ग्लैंड आर स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। देन हम सलाइवा की बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स, देन हम सलाइवा की बात करते हैं। इस सलाइवा जो होता है, जो हमारे माउथ में पाया जाता है, इस सलाइवा जो होता है इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो आप कह सकते हैं द सलाइवा is mainly produced by 3 pairs of salivary gland। 3 पेयर्स की सलाइवरी ग्लैंड इसमें पाई जाती है, प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है ना। कितनी पेयर के, सलाइवा के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। डेट इज पैरोटिड, द पैरोटिड कौन कौन सी होगी, द पैरोटिड होगी, ठीक। द पैरोटिड, पैरोटिड कहां पाई जाती है, चिक में पाई जाती है, चिक में पाई जाती है, ठीक। द पैरोटिड, ठीक है ना, द पैरोटिड। देन द सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर, देन सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर, यह कहां पाई जाएगी, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर जो होती है लोअर जा में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, लोअर जा में पाई जाती है, ठीक है। यह लोअर जा में पाई जाती है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं सब लिंगुअल। सब लिंगुअल जो होता है बिलो द टंग, कहां पाई जाती है, बिलो द टंग। सब लिंगुअल, सब लिंगुअल कहां पाई जाती है, बिलो द टंग। सब लिंगुअल आर प्रेजेंट में बिलो द टंग, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं कंटिन्यू सलाइवा जो होती है, द सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। दैट इज द पैरोटिड, कहां पाई जाती है, चिक में। द सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर, दैट इज लोअर जा में प्रेजेंट होती है। देन सब लिंगुअल बिलो द टंग, सब लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड टंग से जुड़ा होता है, ठीक है। तो कहां पे पाई जाएगी, बिलो द टंग। देन हम आगे बात करते हैं, दीज ग्लैंड situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity, ठीक है।
तो आगे देखते हैं इसमें। आप कह सकते हैं दीज ग्लैंड ये सभी ग्लैंड जो होती हैं सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड these glands situated just outside the buccal cavity secretes salivary juice। ठीक, क्या सिक्रीट करते हैं? secretes salivary juice। क्या सिक्रीट करते हैं? secretes salivary juice in the buccal cavity। buccal cavity के अंदर salivary juice का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है ना, salivary juice in the buccal cavity, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर, ओके डेट। इनटू बक्कल कैविटी कह दीजिए आप इसको यहाँ पे, इनटू बक्कल कैविटी। ठीक, तो दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट salivary juice into the buccal cavity। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। आइए अब टीथ की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीथ की हम बात करते हैं। टीथ जो होता है, ठीक है, इसमें थीकोडॉन्ट क्या होता है? थीकोडॉन्ट जो होते हैं, टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जा बोन। ठीक है, टूथ बिट इम्बेडेड इन थीकोडॉन्ट की जब हम बात करते हैं, थीकोडॉन्ट की जब बात करते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग टूथ इज embedded in the socket of jaw bone, embedded in a socket of jaw bone, tooth is embedded in a socket of jaw bone that is called thecodont। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? called थीकोडॉन्ट। ठीक, थीकोडॉन्ट कहते हैं। ठीक, तो थीकोडॉन्ट क्या होते हैं? टूथ इज embedded in a socket of jaw bone that is called थीकोडॉन्ट। यानी कि जब टूथ हमारा जो इम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ जा बोन के सॉकेट में जो टूथ इम्बेडेड होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थीकोडॉन्ट। ठीक, देन हम बात करते हैं डाइफियोडॉन्ट की। डाइफियोडॉन्ट। डियर स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है डाइफियोडॉन्ट यानी टू सेट, जिसको हम लोग कहते हैं टू सेट। डाई मतलब होता है टू, तो टू सेट्स ऑफ टीथ की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी मिल्क जिसको और क्या कहते हैं, और डेसिडुअस टीथ इज रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ कॉल्ड डाइफायोडॉन्ट। ठीक, तो डाइफायोडॉन्ट इज, यहां पे आप कह सकते हैं टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ, टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ replaced by a set of permanent
permanent, replaced by a set of permanent, replaced by a set of permanent, or adult teeth, or adult teeth, or adult teeth, that is called डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट मतलब जीवन में 2 बार निकलते हैं। ऐसे दांत जो जीवन में, संपूर्ण जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, उनको हम लोग डाइफियोडोंट कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस कर देता है। लेकिन जो बचपन में मिल्क का दूध होता है, दूध के दांत जिसको कहते हैं, वो टेम्परेरी मिल्क उसको कहते हैं। टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ replaced by a set of permanent or adult teeth, that is called डाइफियोडोंट, that is called डाइफियोडोंट। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं इनामिल। इनामिल की बात करते हैं। इनामिल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, यह बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। यानी कि आप कह सकते हैं इनामिल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से बनता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि जो इनामिल होता है यह बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इनामिल इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट क्या होता है? इनामिल। ठीक है, इससे क्या होता है, इनामिल क्या करता है, हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ टीथ, मतलब कि द हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनामिल। यानी कि जो हार्ड चेविंग सरफेस होता है दांत का, वो किससे बना होता है? इनामिल से बना होता है। जो क्या करता है, हेल्प इन द मस्टिकेशन ऑफ फूड। जो क्या करता है, मस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड का मस्टिकेशन करवाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द हार्ड चेविंग, द हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ द टीथ, सरफेस ऑफ द टीथ, द हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनामिल। किससे बना होगा? मेड अप ऑफ इनामिल, जो कि इनामिल से बना होगा। क्या करेगा? हेल्प इन मस्टिकेशन ऑफ फूड, हेल्प इन मस्टिकेशन ऑफ फूड, हेल्प इन मस्टिकेशन ऑफ फूड। फूड को मस्टिकेशन का काम करेगा, उसको तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, उसको कुतरने का काम करेगा। ठीक, तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज इनामिल, द हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनामिल, हेल्प इन मस्टिकेशन ऑफ फूड, हेल्प इन मस्टिकेशन ऑफ फूड। देन हम टंग की बात करते हैं, टंग की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टंग की बात करते हैं। टंग जो होती है डेट इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। टंग क्या होता है? डेट इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। यानी कि जो जीभ होती है, जो टंग होती है, ये किससे अटैच्ड होती है? तो बाय द फ्रेनुलम। ठीक है ना, फ्रेनुलम अंदर जो धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे जब आप मुंह खोल के देखोगे तो उसको ऐसे हिलता डुलता रहता है, उसी से टंग जुड़ी होती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेनुलम, धागे नुमा स्ट्रक्चर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक, तो आप कह सकते हैं जो टंग होती है डेट इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ठीक, तो देखते हैं, तो जो टंग होती है, टंग इज
the tongue is freely movable, the tongue is freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity। किससे जुड़ी होगी? बाय द फ्रेनुलम। ठीक है, इट इज क्लियर? ओके डेट, बहुत ही आसान है कि जो टंग होती है, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी से अटैच होती है, किसके थ्रू? बाय द फ्रेनुलम। ठीक है, बाय द फ्रेनुलम। देन हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि जो अपर सरफेस ऑफ द टंग होता है हैज स्मॉल प्रोजेक्शन, यानी कि जब आप जीभ के ऊपर का जो पोर्शन देखते हो, ऐसे जीभ खोलो, उसके बाद उसके ऊपर का जब पोर्शन देखते हो तो डेट इज स्मॉल प्रोजेक्शन, उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन बने होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैपिली। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैपिली। तो आप कह सकते हैं कि द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक है ना? क्या इस पर कहते हैं? हैज स्मॉल प्रोजेक्शन, हैज स्मॉल प्रोजेक्शन, डेट इज कॉल्ड पैपिली, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड पैपिली। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैपिली कहते हैं। इसी पैपिली में सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स, इसी के अंदर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। तो द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, इसी पैपिली से ही टेस्ट बड का यानी स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू कि जो टीथ होते हैं कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग में टीथ कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग में 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। ठीक है ना? डेट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, डेट इज कॉल्ड हेट्रोडोंट। डेट इज कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता है? कॉल्ड हेट्रोडोंट। इसी को क्या कहा जाता है? हेट्रोडोंट कहा जाता है। दीज आर, ये सभी कौन है? दीज आर, ये सभी हैं इंसाइजर, डेट इज रिप्रेजेंट आई। ठीक है, कैनाइन, डेट इज सी। प्रीमोलर, डेट इज पीएम। एंड मोलर, that is young. So dear students, it is clear, okay, that 4 type of teeth are present in human. 4 type of teeth are present in human.
that is called heterodont, उसे क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट कहा जाता है। दीज आर, ये सभी कौन कौन से हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देन हम आगे बात करते हैं। डेंटल फार्मूला की बात करते हैं। डेंटल फार्मूला, टीथ का जो डेंटल फार्मूला होता है, यानी कि डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टीथ होता है उसका डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो डेट इज 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू, इसको देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल मैथ लगेगी। इंपॉर्टेंट बात समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं लागू होगा, यहाँ पे बायोलॉजी वाली मैथ चलेगी, ठीक है। डेट इज 2 1 3 2 6 3, तो क्या होगा 2 3 2 5 3 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 1 3 2 5 3 8, 3 2 5 1 6 2 8 दूनी 16, ठीक है। डेट इज इक्वल टू 32, इसको यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, डेट इज बायोलॉजिकल मैथ, ठीक। तो यहाँ पे डेंटल फार्मूला ऐसे ही आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसे इसको समझ लीजिए 2 and 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, तो इसीलिए कहते हैं ना अपर में 16 और लोअर में 16, और इनकी टोटल संख्या 32 दांत। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही डेंटल फार्मूला ह्यूमन बीइंग का है 2 1 2 3 अपान में 2 1 2 3, ये ऊपर के दांत हैं और ये नीचे पोर्शन के दांत हैं, लोअर और अपर, ठीक है। अपर टीथ, लोअर टीथ। देखिए दैट इज इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। लोअर में आएंगे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, क्योंकि डबल ऊपर नीचे से है। तो 2 3 2 5 3 8 दूनी 16, 2 1 3 2 5 3 8 दूनी 16 दूनी 32। टोटल कितने दांत पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, 32 दांत पाए जाते हैं। टोटल कितने पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बात करते हैं, एपिग्लॉटिस की बात करते हैं। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ग्लॉटिस के ऊपर के ढक्कन को, ग्लॉटिस के ऊपर के ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो आप कह सकते हैं क्या करता है एपिग्लॉटिस, तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस के अंदर भोजन को जाने से रोकता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप क्या होता है, अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, इसको क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस। यानी कि जो, इसीलिए कभी लेट के भोजन नहीं करना चाहिए। लेट के अगर आप भोजन करोगे तो जो ग्लॉटिस होता है उसके अंदर जो एपिग्लॉटिस पाया जाता है वो खुला रहता है, उल्टी बॉडी स्टेट कंडीशन में होती है लेटते टाइम पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लॉटिस का ढक्कन खुला रहता है, इसलिए आप लेट के जब कोई चीज खाते हो तो एयर वाले पैसेज पाथवे में वो भोजन चला जाता है, इसलिए आपको क्या होता है, तुरंत खांसी आती है, तुरंत जो है आप रिएक्ट करते हैं अपोजिट, ठीक है। तो बैकफ्लो हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू
ग्लॉटिस कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप का बना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या करता है, ग्लॉटिस के अंदर भोजन को जाने से रोकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्टमक की बात करते हैं। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक, स्टमक का स्ट्रक्चर शेप कैसे होता है, जे शेप का स्टमक होता है। किस साइड होता है, तो आप कह सकते हैं कि डेट इज, किस साइड होता है, लेफ्ट पोर्शन साइड होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन साइड पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टमक होते हैं डेट इज जे शेप का होता है। किस शेप का होता है, स्टमक का अगर आपसे शेप पूछा जाए, अगर आपके स्टमक का अगर आपसे शेप पूछा जाता है तो आप बताएंगे जे शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड स्टमक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। ठीक है, अब मस्कुलर स्फिंक्टर, इसमें स्फिंक्टर लगे होते हैं, डेट इज गैस्ट्रो आइसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस इनटू द स्टमक। तो आप कह सकते हैं अ मस्कुलर स्फिंक्टर that is gastroesophageal sphincter, that is gastroesophageal regulate the opening of esophagus, regulate the opening esophagus into the stomach, regulate the opening of एसोफेगस, किसमें, स्टमक के अंदर, इनटू द स्टमक। ठीक है ना, इनटू द स्टमक। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो स्टमक होता है डेट इज जे शेप बैग लाइक स्फिंक्टर, इसके अंदर जो स्टमक होते हैं डेट इज जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें अ मस्कुलर स्फिंक्टर दैट इज गैस्ट्रो आइसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस। ठीक है, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस इनटू द स्टमक। यही गैस्ट्रो आइसोफेजियल जो है आइसोफेगस को रेगुलेट करता है, किसमें ओपन करने के लिए, स्टमक के अंदर ओपन करवाता है। तो अब देखते हैं आगे कि स्टमक का लोकेशन क्या होता है। स्टमक का जो लोकेशन होता है तो आप कह सकते हैं कि द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन। कहां पे, अपर लेफ्ट पोर्शन पे ये क्या होगा, लोकेटेड होगा। ठीक है, किसमें लोकेटेड, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि स्टमक जो होता है लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट अपर पोर्शन पे लोकेटेड होता है,
किसमें? इन द एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। हैज 3 मेजर पार्ट, इसके कितने मेजर पार्ट होते हैं? हैज 3 मेजर पार्ट। स्टमक के कितने मेजर पार्ट होते हैं? 3 मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक, अब तो 4 हो गए हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, यानी कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। तो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो आगे हम बात करते हैं। तो स्टमक, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, इन एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। दीज आर 3 पार्ट, कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। देन हम कार्डियक की बात करते हैं। यहाँ पे कार्डियक पोर्शन की बात करते हैं स्टमक की। कार्डियक पोर्शन की जब बात करते हैं तो द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक है, द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस, द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस, आइसोफेगस की ओपनिंग कहाँ होगी? द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस इनटू द स्टमक, कहाँ पे होगी? इनटू द स्टमक, स्टमक के अंदर होगी। पार्ट ऑफ कार्डियक विच इज रेगुलेटेड बाई, पार्ट ऑफ कार्डियक which is regulated by, part of cardiac which is regulated by cardiac sphincter, which is regulated by cardiac sphincter, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है। तो जो स्टमक का पहला पार्ट होता है, इसी के अंदर आके आइसोफेगस ओपन होता है, इसके थ्रू? कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू, ठीक है। तो कार्डियक, द ओपनिंग ऑफ आइसोफेगस इनटू द स्टमक, पार्ट ऑफ कार्डियक विच इज रेगुलेटेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर। देन हम बात करते हैं फंडिक की, इसके बाद फंडिक, ठीक। देन हम बात करते हैं पाइलोरिक की, पाइलोरिक पोर्शन की बात करते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, पाइलोरिक पोर्शन की बात करते हैं। पाइलोरिक जो होती है विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां पे ओपन होती है? विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यह फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। विच इज यू शेप्ड कॉल्ड ड्यूडेनम, विच इज यू शेप्ड कॉल्ड ड्यूडेनम, विच इज यू शेप्ड कॉल्ड ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट, पाइलोरिक जो होता है विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज यू शेप्ड कॉल्ड ड्यूडेनम, इसको क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम कहा जाता है। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द duodenum, the opening of stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter, pyloric sphincter। यहाँ पे जितने भी स्फिंक्टर हैं सभी वाल्व लाइक बिहेव करते हैं, यानी कि ओपनिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जितने भी स्फिंक्टर अगर गैस्ट्रिक के अंदर पाया जाता है तो गैस्ट्रो स्फिंक्टर कहेंगे उसको, ठीक है। कार्डियक के अंदर पाया जाता है तो कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे, पाइलोरिक के अंदर पाया जाता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे वाल्व जो होते हैं ओपनिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पायलोरिक जो होते हैं which open into the first part of small intestine which is U-shaped called duodenum. The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का स्टार्ट किया और आज इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, बने रहिए, वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग कंटिन्यू उसको देखते रहिए। थैंक यू।